अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक मरीज़ जो हमारे साथ हैं आरिफ भाई, उसके सिलसिले में बात करेंगे। ये कोई आज से 6 महीने पहले की बात है। रमज़ान की ईद के बाद जैसे ही ईद ख़त्म हुई तो उन दिनों में इनको सांस की शिकायत हो गई थी और शुरुआत में इनको चलने में सांस की तकलीफ़ होती थी और फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ के इस तरह से नौबत आ गई कि उनको फिर लेटे लेटे रात को सांस होना शुरू हो गया था, जिसको हम फंक्शनल क्लास 3 to 4 कहते हैं। उसमें ये होता है कि मरीज़ रात को जब सीधा सोता है तो उसके सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है और कुछ मरीज़ों को खांसी भी हो जाती है और फिर वो उठ के बैठने से उसमें आराम हो जाता है। तो काफ़ी मरीज़ जिनको अभी सही तरीके से इलाज नहीं होता तो उन मरीज़ों को फिर सारी रात इस तरह से अज़तराब की हालत में रात कुछ देर सोते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं, फिर सोते हैं, बैठ जाते हैं, या फिर बाहर उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाहर जाके बैठना पड़ता है और बैठ के उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो सो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पाँव पर सूजन हो जाती है। इस तरह से आरिफ साहब को भी पाँव पर काफ़ी ज़्यादा सूजन हो गई थी। तो ये तकलीफ़ की वजह से जिसको हम वर्सनिंग हार्ट फेलियर कहते हैं कि शुरुआत में डी नोवो नया हार्ट फेलियर होता है, जब वो डायग्नोज नहीं होता तो 3 महीने के बाद जो है वो क्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है और अल्टीमेटली फिर ऐसी नौबत हो जाती है कि उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है, जिसको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ द क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये भी इनको इस तरह से अस्पताल में दाखिल होने की नौबत हुई और सबसे पहले इनको मैंने 3 अगस्त को 2024 को पल्मोनोलॉजी कलीग के रिकमेंडेशन पर एवैल्यूएट किया और उसके बाद इको वगैरह करके जब देखा तो पता चला कि इनको जो सांस की शिकायत है वो फेफड़ों के वजह से या इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, अलबत्ता उनको दिल के गोश्त की कमज़ोरी की वजह से दिल थोड़ा सा इनका बढ़ के और दिल का गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो के 15 से 20% पर हो गया था और इनका दिल का वाल जो है वो लीक कर रहा था। तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं और इस हार्ट फेलियर की वजह से उनको हम 3-8 अगस्त को अस्पताल में दाखिल किया और इस दौरान जो है वो शुरुआत में आईवी रक्त के ज़रिए जो है वो पेशाब आवर इंजेक्शंस लैसिक्स कहते हैं वो लगाए जाते हैं और उससे जो है वो जो सांस, क्योंकि सांस इसलिए होता है कि उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और फिर बॉडी में पूरा जिस्म जो है वो फूल जाता है। तो शुरुआत में इनका वज़न जो था वो 80 kg था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में इलाज के बाद जब ये डिस्चार्ज हुए तो उनका ड्राई वेट जो है वो 65 kg तक आ गया था, यानी कोई 1 हफ्ते के अंदर इनका 15 किलो। अब ये 15 किलो जो वज़न है ये कोई चर्बी के जमा होने से वज़न जो है वो नहीं बढ़ता, ये जिस्म में पानी भर जाता है और उस जिस्म में पानी भरने की वजह से उनको सांस की शिकायत होती है मरीज़ों को और पाँव पर और पेट के अंदर जो है वो या दिल के बाहर झिल्ली पेरिकार्डियल एफ्यूजन वगैरह या फेफड़ों में पानी आ जाता है उनके। तो ये पानी की वजह से जो है वो वज़न उनका बढ़ जाता है और जब इंजेक्शन्स वगैरह लगती हैं ये और उसके बाद फिर टैबलेट पर आते हैं तो वो फिर उनका वज़न जो है वो फ्लूइड जब बाहर जाती है तो उनका वज़न जो है वो आस्ता आस्ता कम हो जाता है, तो उसको हम आखिर में ड्राई वेट कहते हैं। तो 1 हफ्ते के बाद 7 अगस्त को इनको डिस्चार्ज किया गया। ये इनकी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी कहते हैं, जिसमें 4 मेन दवाएं जो हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंड की गई हैं। तो हम भी यहाँ अपने मरीज़ों को जो भी हार्ट फेलियर के साथ दाखिल होते हैं और उनके गुर्दे और ब्लड प्रेशर
वगैरह सही होते हैं तो फिर उनको हम गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी जो है वो शुरू करते हैं। तो इनको भी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी शुरू की गई। 8 तारीख के बाद फिर इनको पोस्ट डिस्चार्ज हम कहते हैं कि अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज, क्योंकि ये एक वल्नरेबल फेस होता है। मरीज़ जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर मरीज़ों को जब डिस्चार्ज प्रीमेच्योरली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जिस्म में अभी भी पानी रहता है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जो उनके हार्ट फेलियर को दोबारा जो है वो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अगर ऐसे मरीज़ों को फिर अर्ली यानी डिस्चार्ज होने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर नहीं देखा जाए, उनकी दवाएं वगैरह और गुर्दों और जिगर को नहीं असेस किया जाए, तो फिर इनको दोबारा अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है, और जिसकी वजह से ये बार बार अस्पतालों में दाखिल होते रहते हैं और बार बार इमरजेंसी के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने भी इनको जो है वो अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक में 7 अगस्त को डिस्चार्ज होने के बाद फिर 23 अगस्त 2024 को दोबारा इनको देखा, और इनका ब्लड प्रेशर और वज़न वगैरह ठीक था और आराम से चल फिर के अपना कामकाज जो है वो कर सक रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो ये गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी होती है, और ख़ास करके शुरुआत में हम सेक्यूबिट्रिल वल्सारटन एक नई नावल एक ड्रग है, और जिससे देखा गया है कि इस किस्म के जो मरीज़ हैं उनको अगर ये दवा शुरू की जाए तो उनमें उसके रिज़ल्ट जो वो काफ़ी अच्छे हैं। तो जिसकी वजह से मरीज़ों को बार बार अस्पताल में दाखिल होने की नौबत कम आती है। लेकिन उसमें ये होता है कि उसका डोज जो है वो टाइट्रेट करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में हमने 50 मिलीग्राम BID 2 दफ़ा पर दाखिल किया, स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब वो टॉलरेट कर लेते हैं तो वो उसको फिर 15 दिन के बाद जो है वो 100 मिलीग्राम BID, और इनको भी 100 मिलीग्राम BID पर, और कल 24 तारीख 1 महीने के बाद दोबारा इस दौरान जो हम इनके गुर्दे के टेस्ट वगैरह करके और इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम को मॉनिटर करते हैं। अगर वो सही है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, वज़न भी ठीक है, सांस भी नहीं फूल रहा है, तो हम फिर उनको टारगेट डोज पर लेके जाते हैं। तो ये जो दवा है इसका टारगेट डोज जो है वो 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। और 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे पर जब वो पहुंचते हैं तो फिर हम उनको पीरियडिकली एवाल्यूएट भी करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर मरीज़ों को दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं और वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत नहीं आती और ER में दाखिल जाना नहीं पड़ता, तो फिर हम इनको टारगेट डोज पर पहुंच के और इनकी दवाओं को कंटिन्यू करते हैं और फॉलो अप करते रहते हैं ऐसे पेशेंट को। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ भी हमने इसी तरह से ही किया, और ये 2 महीने के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक इतना बेहतर हो गए कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज जो है वो करने के काबिल हो गए। आइए अब हम आरिफ साहब से बात करते हैं कि इनकी तकलीफ़ जो है वो किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से उनकी कंडीशन शुरुआत में किस तरह से हुई और फिर आस्ता आस्ता किस तरह से तकलीफ बढ़ती गई। तो आरिफ साहब, आपको ये जो हार्ट फेलियर के अलामात शुरू हुए, तो ये किस तरह से शुरू हुए, फिर आस्ता आस्ता किस तरह से बढ़ते गए और फिर आपने क्या किया और आखिर में किस तरह से फिर यहाँ जो है वो दाखिले के लिए जो है वो आप पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ईद के बाद थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि मुझे चलने फिरने में रमज़ान की ईद के बाद मुझे चलने फिरने में थोड़ा मसला हो रहा था, सांस फूल रहा था और थोड़ा सा वो जो है ना खाने पीने में भी मसला था। तो मैं रमज़ान से पहले जी एक सवाल आपसे कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलरली नहीं खाते थे सर, और इसके अलावा आपको डायबिटीज शुगर की कोई तकलीफ नहीं थी सर, और पहले आप सिगरेट वगैरह पीते थे और वो काफ़ी अच्छे से मैंने छोड़ दिए थे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद सर ईद के बाद
जब रमज़ान गुजर गए और ईद के शुरुआत में रमज़ान के रोज़े आपने रखे मैंने सर आराम से रखे, और इसके बाद मैं थोड़ा सा वो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म भारी है और मैं घूम फिर नहीं सकता। तो मैं सर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेते रहे, कभी ताकती, कभी बुखार की, कभी क्या क्या, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में भी गया, लेकिन कुछ ऐसा 1-2 दिन तो हो जाता था, तकलीफ़ कम हो जाती थी, लेकिन फिर रात को मैं सोते एकदम उठ जाता था और बाहर चला जाता था गेट में या ऐसे हवा में बैठ जाता था। तो थोड़ी देर बाद वापस आके फिर भी मैं थक जाता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। फिर सर उसके बाद मेरा जो है ना सूजन हो गई पाँव में, थोड़ा बहुत हो रहा था, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। फिर उसके बाद बिल्कुल मैं न खड़ा हो सकता था न बैठ सकता था, घूमने फिरने में तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता था सर, और सांस फूल जाता। तो इसी वजह से मैं फिर और भी कोशिश मैंने की कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे ये पता नहीं था कि ये हार्ट फेलियर है, या इतना मालूमात मुझे नहीं था। जो बाहर से डॉक्टर वगैरह आपको दवाएं मुख्तलिफ दवाएं सर दिए, तो उन दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर, बस तकलीफ आपकी बढ़ती जा रही थी सर। फिर उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिला, उसके पास मैं गया तो उसने कहा कि उसने सर एक्सरे किया और डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब का, हाँ सर, पानी है सर, और आपका फेफड़ों से पानी निकाला कि फेफड़ों के पानी निकाल के बिल्कुल सर, और चेकअप के लिए भेज दिया सर। शक था कि शायद ये नमूनिया या उसकी जी बिल्कुल टीबी या नमूनिया, हाँ सर बिल्कुल सर। एक्सरे भी किया और टेस्ट भी किया, वो भी चला गया और मुझे इको के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब था, उसने जब मेरा इको चेक किया तो उसके बाद उसने कहा कि आपका तो मसला बड़ा है और आपने बहुत देर कर दी है। तो उसने इमीडिएटली मुझे जो है ना एडमिट किया सर ने, और उसके बाद जो है ना मेरे इको का टेस्ट जो है पिछले 4 महीने में ये आपका पहली दफ़ा सर हुआ था ACG, और इको पहली दफ़ा हुआ था सर। मुख्तलिफ दवाएं का लिए थे, बहुत सारे हर चीज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ तो उसके बाद मेरा जो मेडिसिन शुरू हो गई, उसके बाद फिर मेरा सेहत काफ़ी बेहतर होने शुरू हो गया, और मैं कम अज़ कम बिल्कुल भूख, हाँ बिल्कुल, सूजन भी कम हो गई, और मुझे चलना फिरना, और 4 महीने के बाद पहली दफ़ा बिल्कुल सर मैं आराम से सो सका। और फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, और 5-6 दिन के बाद जो है ना फिर मुझे डिस्चार्ज किया और मैं मेडिसिन कंटिन्यू करता रहा। तो माशाल्लाह अभी मैं बहुत बेहतर हूँ, और मुझे जो है ना कोई तकलीफ़ नहीं है, न मेरे जिस्म में कोई तकलीफ़ है, न मुझे चलने फिरने में कोई, न सांस फूल रहे हैं, और मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, न मुझे थकन होती है। बल्कि मैं पहले जो ज़िंदगी थी मेरे, उससे मैं भी बेहतर हूँ अभी बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हूँ। और पहले जो आपका वज़न था जी बहुत ज़्यादा, वो 80 kg था सर, और मैं बिल्कुल जो है ना अपने जिस्म अपने ऊपर जो है ना बोझ महसूस करता था। लेकिन अभी माशाल्लाह मेरा जो है ना वज़न भी कम हो चुका है काफ़ी हद तक, और मैं घूम फिर सकता हूँ, आसानी से अपने काम कर सकता हूँ, और जो भी मामूली से लेके थकावट होती थी थोड़ा सा काम, हाँ बिल्कुल सर नहीं होता, चल नहीं सकते थे, मैं आप आराम से जी बिल्कुल बहुत आसानी से अपना काम कर सकता हूँ, और आराम से अपना जो है ना वो सो भी सकता हूँ अपने टाइम पे, और ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त चीज़ क्योंकि आप बता रहे थे कि आप पानी ज़्यादा, शुरुआत में आपको प्यास लगती थी तो जी बिल्कुल ज़्यादा पीते थे, जी बिल्कुल। उसके बाद जब पानी पर भी बंदिश लगाई गई जी सर, 1.5 लीटर, जो उससे भी काफ़ी, जी सर उससे बहुत सर उसके वजह से तो मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ, और बहुत जो है ना सेहत मेरा काफ़ी हद तक जो है ना बल्कि मुकम्मल तौर पे सही हो गया। घर में जाने के बाद फिर आप अपना वज़न भी करते रहे? जी बिल्कुल, रोज़ाना मैं करता था वज़न अपना, जैसे काफ़ी वज़न वो बेहतर हो गया था सर। अब खाना भी जो है नॉर्मली खाता हूँ बिल्कुल। हाँ मैं दवाएं जो है वो आप बाकायदगी से दवाएं खा रहे हैं? कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू करिए बाकायदगी से, बिल्कुल दवाइयों का बहुत ख्याल रखता हूँ, और इसी वजह से और डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब की वजह से जो है ना मेरा आज जो है ना मुझे अपनी एक नई ज़िंदगी मिली है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, अस्पताल का, और ये जो
यहाँ पे अस्पताल में मुझे एडमिट कर दिया गया था और उसके बाद डिस्चार्ज किया। उसके बाद भी मेरा केयर किया, अभी भी केयर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी लंबी उम्र दे दें और नेक ख्वाहिशात के साथ। मरीज़ को सुनने के बाद अब आप को हम उनके बारे में थोड़ा सा मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि जो दूसरे मरीज़ हैं वो उनको अगर इस किस्म की बीमारी और अलामात हो ताकि वो उस तरह से सफ़र ना करें। ये इनका नेक में रगें होती हैं जो फूल जाती हैं। जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, ज़्यादातर उन मरीज़ों में 90% मरीज़ों में मरीज़ की अलामात और तशख़ीस से पता चल जाता है कि इनका जो मर्ज़ है वो दिल के सांस की बीमारी और की वजह से है या किसी और वजह से है। तो इस तरह से ये जो नेक की रगें होती हैं ये फूल जाती हैं। जब वो इलाज के बाद फिर दोबारा हम देखते हैं तो वो रगों में जो है प्रेशर कम होने की वजह से वो क्लियर हो जाती हैं, जिसको हम JVP कहते हैं कि शुरुआत में जुगुलर वीनस प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और फिर जब कम हो जाता है तो फिर वो जो रगें फूली हुई होती हैं तो वो कम हो जाती हैं। ये इनके पाँव की सूजन थी। जब शुरुआत में आए थे तो जैसे मैंने बताया कि इनके पाँव काफ़ी सूजन हो गई थी और वो पाँव की सूजन जो है वो जिस्म में पानी जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसके बाद जब ये सूजन ख़त्म हो जाती है तो ये रोज़ाना मरीज़ को हम सिखाते हैं कि रोज़ाना अपने आप को खुद से चेक करें। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और अपना वज़न जो है वो खुद करते रहें। तो उन्होंने एक वज़न करने की मशीन जो है वो ख़रीद के और घर में सुबह को रोज़ाना जो है वो नाश्ते से पहले और वाशरूम से फ़ारग होने के बाद वज़न करते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि शुरुआत में इनका वज़न जो है इस फ्लूइड की वजह से 80 किलो हो गया था, जो आखिर में कम हो के 65 किलो पर पहुंच गया है। ये इस तरह से इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद बहुत सारे मरीज़ होते हैं, अगर उनको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए या उनको अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप उनको ना देखा जाए तो फिर उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है। तो लिहाजा इस मर्ज़, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर ख़र्चा होता है वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने पर ख़र्चा होता है और ज़ाहिर है इस बीमारी की वजह से अस्पतालों में ख़र्चे के अलावा उनकी सारी फैमिली जो है वो भी इन चीज़ों की वजह से सफ़र करती है। तो ये एक ऐसा मॉडल है कि उससे मरीज़ का जिनको बार बार अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। ये इनका एक्सरे था, थोड़ा सा इनका दिल बढ़ा हुआ था। ECG हम इसलिए करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ECG से पता चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट अटैक हो चुका होता है और बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की अलामात होती हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये हार्ट अटैक की वजह से थी। तो ECG जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका होता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शरीयानों की बीमारी तो होती है लेकिन उनको दर्द नहीं होता, सीने में दर्द नहीं होता और हार्ट अटैक का और अंजाइना की अलामात नहीं होती हैं, तो उसको हम इस्केमिक हार्ट फेलियर फंक्शनल क्लास 4 कहते हैं। तो इसमें भी हम चुनांचे अभी तक हमने एंजियोग्राफी इनकी नहीं की है। तो एंजियोग्राफी के बाद शरीयानों, क्योंकि हार्ट फेलियर जो है वो शरीयानों की बीमारी की वजह से होता है, बगैर शरीयानों की बीमारी की वजह से भी होता है। अब ये नहीं कह सकते कि इनको जो है वो शरीयानों की बीमारी की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है जिसकी वजह से दिल का गोश्त कमज़ोर हुआ है, या जो लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और वो दवाएं नहीं खाते तो उनमें भी इस किस्म की नौबत आ जाती है। ये जो शुरुआत में मरीज़ होते हैं जिनको पहली दफ़ा नया हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं, उसके 2 किस्म के अलामात होती हैं। एक को मामूली हलचल करने से सांस की शिकायत होती है तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर हम कहते हैं। तो ये जो मरीज़ होते हैं उनके लिए एक ख़ास क्लिनिक होती है जिसको हम रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक कहते हैं, जो हमारे यहाँ मौजूद है। इस क्लिनिक की ब्यूटी ये है कि इस क्लिनिक के लिए आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस टाइम से अगर आप आ जाएं और रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक के लिए, और उसी दिन ही सारे टेस्ट करके और हम पता कर लेते हैं कि अगर किसी मरीज़ को हार्ट की बीमारी की वजह से अगर
सांस की शिकायत है, हार्ट फेलियर है, तो फिर उनको मज़ीद इलाज शुरू करके उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उनको वापस जिस डॉक्टर ने उनको भेजा है उनको वापस जो है वो भेज देते हैं। अलबत्ता जिन मरीज़ों को ज़्यादा सांस की शिकायत होती है, सीवियर हार्ट फेलियर, तो वो मरीज़ जो है फिर किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी का रुख करते हैं, और इमरजेंसी के बाद यूजुअली ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल किया जाता है, और अस्पताल में दाखिल होने के बाद फिर उनको पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, क्योंकि ये जो मरीज़ हैं फिर इनको 3 महीने और 6 महीने की अपॉइंटमेंट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि फिर 3 या 6 महीने के दौरान इनके आर्गन्स जो है, मेजर आर्गन, गुर्दे, जिगर पर वर्म जो है वो आने की वजह से, या दवाओं के जो मनफी असरात हैं वो शुरू होने की वजह से फिर उनको दोबारा अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। तो लिहाजा इनको पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक में देखकर, और उनको पोस्ट डिस्चार्ज जो हार्ट फेलियर, अर्ली हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, उसकी ब्यूटी ये है कि जो दवाएं शुरू कर देते हैं हम, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी शुरू कर देते हैं, तो उनके मनफी असरात और उसके साथ साथ फिर उनकी जो दवाएं होती हैं, उन दवाओं को, डोजेज़ को टाइट्रेट करके हमें टारगेट डोज पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अगर टारगेट डोज पर ना पहुंचें तो फिर उसके जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट्स हैं या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने के जो बेनिफिट्स हैं वो मरीज़ों में इतने ज़्यादा नहीं होते जितना उनको अगर वो टारगेट डोज पर पहुंचने से होते हैं। मैं रोज़ाना यहाँ अल्तमर जनरल हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए ख़ास क्लिनिक करता हूँ, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हार्ट फेलियर की क्लिनिक्स हैं। हमला लोगों के लिए अगर उनको कोई हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ख़ास करके डिलीवरी के बाद पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के और उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, या कैंसर से जो रूबस सेहत हो जाते हैं, मरीज़ हो जाते हैं, उनका कैंसर का मर्ज़ तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से कल्ब पर मनफी असरात पड़ते हैं, तो उनके लिए कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक होती है। तो ये कोई एक क्लिनिक नहीं होती, ये पूरा एक नेटवर्क होता है हार्ट फेलियर, मुख्तलिफ हार्ट फेलियर क्लिनिक्स का। तो अगर आप में से किसी को भी हार्ट फेलियर के अलामात हो तो वो हार्ट फेलियर क्लिनिक में किसी भी दिन अल्तमर जनरल हॉस्पिटल में सुबह या शाम आके दिखा सकते हैं।